प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज का यह चौथा वीडियो है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। गाइस, बाकी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल पे जाकर के जरूर देखें। आपके यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हाँ गाइस, आप लोगों से एक बात और कहनी थी, अगर आप लोगों को नोट्स की पीपीटी वगैरह चाहिए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम उसे प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को लेकर के आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक द प्रियम्बल। ठीक, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसकी स्टार्टिंग प्रियम्बल से हुई थी। मतलब कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से हुई थी। याद रखिएगा, वर्ल्ड में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था जहाँ पे प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने इस ट्रेंड को फॉलो किया, इवन इंडिया ने भी इसको फॉलो किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का मतलब इंट्रोडक्शन या समरी। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल दिया हुआ है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी या एसेंस उस प्रियम्बल में दिया गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल का मतलब समझ में आया ना। चलिए, ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एन ए पालखियावाला ने प्रियम्बल को क्या कहा था? प्रियम्बल इज एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एन ए पालखियावाले ने प्रियम्बल को क्या कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। सेकेंड वीडियो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जा करके इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। सेकंड वीडियो है वो। ठीक है, आइए अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो कहाँ पे थे हम कि प्रियम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक, प्रियम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि कब हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट ही हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट है वो भी याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। ठीक, अब प्रियम्बल के टेक्स्ट को जरा आप देख लीजिए, क्योंकि इससे एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स का मतलब उन वर्ड्स का सीक्वेंस क्या है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देखो ऐसे सीक्वेंस पूछ लेता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसका सीक्वेंस इधर उधर करके मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा सीक्वेंस सही है, और ये पांचों जो है इसका सीक्वेंस इधर उधर करके दे देता है। ठीक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी किसकी किसकी दी गई है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी किसका किसका है? स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, assuring dignity of individual and unity and integrity of the nation। फिर लास्ट में क्या कहा गया? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, प्रियम्बल के टेक्स्ट के पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ मिला? मतलब जब आप इसको पढ़े तो बहुत कुछ चीज़ें सीखे होंगे। सबसे पहला तो ये सीक्वेंस वगैरह देखे होंगे, बट मेनली क्या है? मेनली प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट्स हमें समझ में आया। कौन कौन सा? सोर्स ऑफ अथॉरिटी सबसे पहले, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। देखो, प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के लोगों ने मिल करके इस संविधान को बनाया। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों ने, मतलब भारत के लोगों ने मिलकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक, दूसरा क्या समझ में आया? इंडियन स्टेट का नेचर दिया हुआ है ना, इंडिया क्या है? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो नेचर समझ में आया, इंडियन स्टेट कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव समझ में आया, क्या क्या दिया हुआ है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जो संविधान है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी देना। ठीक, और लास्ट में ये 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ। इस डेट की हिस्ट्री वगैरह भी हमने सेकंड चैप्टर के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ जाकर के उसे जरूर देखें। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चारों चीज़ समझ में आया होगा कि प्रियम्बल में एक्जैक्टली क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया। ठीक,
अब हम प्रियम्बल के कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं, ठीक है, उनको डिटेल में समझते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स मेंशन है प्रियम्बल में। पहले ये देखिए, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। 9 कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, सॉवरन। सॉवरन का हिंदी मतलब क्या होता है, संप्रभु। इसका इजी लैंग्वेज में मतलब क्या है कि इंडिया ना ही किसी पे डिपेंड है और ना ही किसी नेशन की डोमिनियन है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो कि अपना डिसीजन अपने ले सकता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद डील कर सकता है। देखो, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, इससे पहले क्या था, इंडिया ब्रिटेन के अंडर में था। ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल इंडिया पे था। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के होते थे वो ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश की गवर्नमेंट देखती थी। इंडिया का कोई भी कंट्रोल नहीं था। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट किया तो उसमें उसने इंडिया को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि अब इंडिया अपना डिसीजन खुद लेगा और किसी भी नेशन पर डिपेंड नहीं रहेगा, ना ही किसी नेशन का डोमिनियन रहेगा, ठीक। चलिए दूसरा कीवर्ड देखते हैं। दूसरा कीवर्ड क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, समाजवादी, मतलब कि समाज के लिए। वर्ड सोशलिस्ट प्रियम्बल में पहले से नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं ये याद रखिएगा। तो सोशलिस्ट वर्ड भी जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बट उससे पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म को प्रोवाइड कर रखा था, मतलब बहुत सारे डीपीएसपीज के थ्रू, मतलब डीपीएसपी में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा था। ऐसा नहीं है कि जब इसमें आया प्रियम्बल में जोड़ा गया तभी से सोशलिज्म है, उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म था, ये याद रखिएगा, ठीक। कहाँ पे था, डीपीएसपी में, प्रियम्बल से भी पहले। उसके बाद प्रियम्बल में तो जोड़ ही दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो होता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता क्या है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ऑल मीन, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका नेशनलाइजेशन हो जाना और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एबॉलिश कर देना। मतलब कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में किसी एक तो पर्सन का बस फायदा नहीं, बल्कि सबका एक साथ डेवलपमेंट होगा नेशनलाइजेशन करवा के, ठीक है। मतलब समझ में आया ना, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइजेशन, मतलब कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट रहे, एक दो लोगों का बस डेवलपमेंट हो, ठीक। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का नेशनलाइजेशन। देखो, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में ही रहते हो, ठीक है। इकोनॉमी का जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड सोशलिज्म है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ ही रहेंगे, दोनों का डेवलपमेंट साथ होगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ होगा, यही है मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड सोशलिज्म, ठीक। अब देखो प्रियम्बल के नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम। नेक्स्ट की वर्ड को, वो क्या है, सेकुलर। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये तो हमें पता ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे बड़ा फीचर है कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। हमने पिछले वीडियो में फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक। सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में पहले से नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे भी जोड़ा गया, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस पहले से ही ऐसे मेंशन किए हुए थे जो कि इंडिया को सेकुलर स्टेट इंडिकेट कर रहे थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ही दे रखा था ना। तो इसका मतलब भले ही सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में बाद में जोड़ा गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही सेकुलरिज्म को बता रखा था। कहाँ पे, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 में, ठीक। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, ना कि नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो एक एक करके हम पहले देखते हैं कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में प्रॉपर सेपरेशन, मतलब स्टेट अपना काम करेगी, रिलीजन अपना, दोनों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। और पॉजिटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है, इक्वल राइट टू ऑल रिलीजन, हर रिलीजन को इक्वल राइट और इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया में ये अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि इंडिया क्या है, मल्टी रिलीजियस स्टेट है। यहाँ पे एक दो रिलीजियस नहीं बल्कि बहुत सारे रिलीजियस रहते हैं, ठीक। मल्टी रिलीजियस स्टेट है, दिस इज द रीजन कि इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया है, ना कि नेगेटिव सेकुलरिज्म को, ठीक।
अब प्रेमल का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेटिक। आइए जानते हैं और समझते हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर वहाँ के लोगों के पास हो, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके पास सुप्रीम पावर है। देखो, अब डेमोक्रेसी भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल डायरेक्टली अपना सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में है ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि पीपल डायरेक्टली सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वही सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल किसी पर्सन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव पावर को, सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करेगा। इसका एग्जांपल यूएस से हो गया, इंडिया, ठीक है। अब देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरीके का होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, ये भी याद रखिएगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को पहले इलेक्ट किया जाता है ना, समझ में आया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के एक्शंस और पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। देखो गाइस, एक बार आप लोग फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर हो। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम पावर लोगों के पास हो। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। या तो लोग डायरेक्टली सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करें, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, या फिर लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें जो कि सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करे, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होगी, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो इंडिया में क्या लिया गया? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लेजिस्लेचर के हर एक्शंस पॉलिसीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एग्जीक्यूटिव, ठीक। अब आप लोगों को डेमोक्रेसी का डिटेल कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ किया गया है वह ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक, मतलब कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों डेमोक्रेसी की बात की गई है, ठीक। हमने अभी तक प्रेम्बल के 4 कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? देखिए, क्या था? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये चारों हमने डिस्कस कर लिया। आप लोग को इनमें से कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रेम्बल का नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, जो कि क्या है? रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है दो तरीके की होती है, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में स्टेट का हेड हेरिडेटरी पोजीशंस एंजॉय करता है, मतलब कि वो ऑफिस में थ्रू सक्सेशन आता है, मतलब पहले फादर, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, उनका लड़का, ऐसे करके, ठीक है। सक्सेशन के थ्रू मोनार्की में जो स्टेट के हेड होते हैं वो सक्सेशन के थ्रू आते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक में क्या होता है? इलेक्शन के थ्रू, जैसे कि हमारे इंडिया में है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? तो प्रियम्बल में जो वर्ड रिपब्लिक दिया हुआ है वो इंडिकेट करता है कि इंडिया के पास इलेक्टेड हेड है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाएगा? प्रेसिडेंट। इंडिया के पास इलेक्टेड हेड है, जिन्हें क्या कहा जाएगा? प्रेसिडेंट। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्या साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। तो रिपब्लिक का प्रियम्बल में क्या मतलब है समझ में आया, वो क्या इंडिकेट करता है, ये सब समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है? जस्टिस। देखो, प्रियम्बल में जस्टिस 3 अलग अलग फॉर्म को इम्ब्रेस करता है, मतलब कि 3 तरह के जस्टिस की बात किया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीनों को सिक्योर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके तीनों जस्टिस को समझते हैं। सबसे पहला क्या है? सोशल जस्टिस, मतलब कि बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के, बिना किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, कलर, इन सब के बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना, वो क्या हो जाएगा? सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्या है हमारा? इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब कि बिना इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, ठीक। तीनों जस्टिस आसान था, नाम से ही क्लियर है कि सोशल जस्टिस मतलब कि सोशली सबको इक्वल तरीके से रखना, इकोनॉमिक जस्टिस
बिना इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के सबको इक्वली ट्रीट करना, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब पॉलिटिकल की तरफ सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, ठीक है। तो ये जस्टिस का आइडिया, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया वो कहाँ से लिया गया, यहाँ पे मेंशन है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया, ठीक है। तो आपको जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी का आइडिया कहाँ से लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना रहना, इंडिविजुअल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहना, और हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जिससे वो अपनी पर्सनैलिटीज़ वगैरह को डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मिला करके लिबर्टी होगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि लिबर्टी मतलब पर्सन के एक्टिविटीज़ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, और उस पर्सन के डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। देखो, ये जो लिबर्टी प्रियम्बल में दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया, मतलब कि जो जो भी मन में आए सब कुछ करिए, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। लिबर्टी का मतलब एक्टिविटीज़ करिए, बट वो एक्टिविटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें रोका नहीं गया है वो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होंगी। इसीलिए कहा गया है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफाइड लिबर्टी को प्रोवाइड किया है, ना कि एब्सोल्यूट लिबर्टी। पूरा खुला लाइसेंस नहीं मिला है, क्वालिफाइड है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रेंड हैं उनको आप नहीं कर सकते, समझ में आया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी। तो ये पहले इक्वालिटी का मतलब देख लेते हैं। इक्वालिटी का मतलब सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले, मतलब कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज हो, बल्कि सबको इक्वल और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले, वो क्या कहलाएगा, इक्वालिटी, ठीक है। प्रियम्बल में इंडिया के हर सिटीजन को इक्वल ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, ठीक। अब जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है इक्वालिटी, उसमें 3 डायमेंशन है, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से इक्वालिटीज़ को इंश्योर किया गया, ठीक है। देखो, सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस रेस, 16, 17, 18। देखो, ये जो पांचों आर्टिकल्स हैं ये सिविक इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब समझ में आया, सबको समानता का अधिकार, किसी को भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रिविलेजेस वगैरह मिले, सबको एक समान प्रिविलेजेस मिले। तो सिविल इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए ये पांचों आर्टिकल्स है, ठीक। पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए कौन सा है, आर्टिकल 325, 326। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 325 में क्या दिया हुआ है, किसी भी पर्सन को रेस, कास्ट, सेक्स, कलर के बेसिस पे इलेक्टोरल रोल से इनक्लूजन नहीं मिलेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को इन सारे बेसिस पे इलेक्टोरल रोल में जगह नहीं मिलेगी, ठीक। दूसरा क्या है, आर्टिकल 326, जिसमें क्या कहा गया है, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो इलेक्शन हेल्ड होगा वो किसके बेसिस पे होगा, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजन पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर कर रहा है, ठीक। अब लास्ट है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए प्रोविजन डीपीएसपी में दिया हुआ है, आर्टिकल 39 में क्या है ये देखते हैं हम। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दिया हुआ ना, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मेंस और वुमेन्स को इक्वल राइट दिया जाएगा एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी इसमें बात किया गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको ज़्यादा मिलेगा वे मैंने उनको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगा, ठीक। तो ये समझ में आया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट कीवर्ड देखते हैं जो कि क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी दिया हुआ है वो दो चीज़ों को अश्योर करता है, क्या, फ्रेटर्निटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी और इंडिविजुअल की डिग्निटी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, तो तीसरा शब्द उसमें क्या था, फ्रेटर्निटी। तो ये याद रखिएगा, फ्रेटर्निटी तीसरा शब्द था जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो गाइज हमने प्रियम्बल के हर कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ा, डिटेल वे में उसको डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमने प्रियम्बल के कीवर्ड्स को तो देख लिया, अब हम प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो भी विजन वगैरह था वो बताता है प्रियम्बल। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही, तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे। इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा देखते हैं। प्रियम्बल शोज विजन एंड एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विजन और एम को दिखाता है। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग क्या सोचते थे, उनका क्या एम था, वो सारी चीज़ें प्रियम्बल शो करता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग के मेंबर के.एम. मुंशी जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा ये देखते हैं। प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गाइस देखो, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उन्हें ध्यान से देखिएगा कि स्टेटमेंट क्या है और किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेटमेंट दे देगा ये किसके द्वारा दिया हुआ है। ठीक, तो हमने दो देखा ना कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा। ठीक है, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर अर्नस्ट बार्कर ने भी प्रियम्बल के बारे में कुछ कहा, तो आइए देखते हैं। इन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट कह करके डिनोट किया। ठीक है, याद रखिएगा कि सर अर्नस्ट बार्कर ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट कहा। ठीक, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। यह सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, तो ये केसेस को देखते हैं। सबसे पहला 1960 का बेरुबारी केस। ठीक है, बेरुबारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें प्रियम्बल को पार्ट नहीं कहा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को तो बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में जो वर्ड्स एम्बिगियस है, मतलब कि जो वर्ड्स क्लियर नहीं है, उनको प्रियम्बल से इंटरप्रेट करके उनको क्लियर करता है, बट ये पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया और इसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की क्या है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल न ही लेजिस्लेचर के पावर को देता है और न ही लेजिस्लेचर के पावर को रिस्ट्रेन करता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, प्रियम्बल लेजिस्लेचर को पावर भी नहीं देता है कि आपके पास ये सारे पावर्स है, ना ही उनके पावर्स को रिस्ट्रेन करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि इसके प्रोविजंस कोर्ट्स में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, तो ये नॉन जस्टिशिएबल और नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे प्रियम्बल चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।